अस्सलाम नाजरीन। मोदी सरकार के लिए वक्त बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जितना वो जीत जीत के नारे लगा रहे थे कि हमने इंडिया की धज्जियाँ उड़ा दी, उतना ही उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं यानी उनकी आर्मी है वो बयान का ऑपोजिट बता देती हैं। इंडियन डिफेंस अटैशी ने एडमिट कर लिया ऑफिशियली कि लॉस ऑफ वॉर प्लेन्स हुआ है। नंबर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा जो डॉग फाइट हुई थी, जो ऐतिहासिक डॉग फाइट थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके अंदर हमारा लॉस हुआ है, लेकिन नंबर पे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ओवर एग्जैजरेट कर रहा है। अब पाकिस्तान क्लेम करता है 7, ठीक है, तो ओवर एग्जैजरेशन का मतलब है शायद 5 गिरे हैं, शायद 4 गिरे हैं, शायद 6 गिरे हैं, शायद 3 गिरे, वी डोंट नो। लेकिन 100% अब दुनिया के अंदर रोज़ रोशनी की तरह अयान है कि हमने जहाज़ गिराए हैं। वैसे हमारा ख्याल है कि साथ ही हैं, और जिस तरह वो मुँह छुपाए फिर रहे हैं लग रहा है कि साथ ही हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उनका जी हमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आपने टारगेट नहीं करना। मोदी के ऑर्डर्स थे कि आपने ये नहीं करना, जिसकी वजह से हम एक डिसएडवांटेज पे थे। यानी कि मोदी सरकार ने बाकायदा कहा था कि आपने सिविलियन एरियाज टारगेट करने हैं, क्योंकि उन्होंने मस्जिदों को शहीद किया था, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करना। हालांकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे। तो ज़िम्मेदार फ़ौज कौन सी हुई? उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार की रिस्ट्रिक्शंस ना होती हमारे पे, तो फिर हम एक्चुअली टफ़ टाइम दे सकते थे पाकिस्तान एयरफोर्स को। हमारा नहीं ख्याल दे सकते थे, लेकिन बेसिकली उन्होंने हार का सारा मुद्दा उठा के मोदी सरकार पर लगा दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि असल में पाकिस्तान आर्मी जो है वो सिविलियन के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा वो जो भी प्लानिंग करते हैं वो आर्मी के टैक्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए एडवांटेजेस गेन करते हैं। यानी कि उन्होंने एडमिट किया कि करंट डायनेमिक सेटअप जो है डेमोक्रेसी का, मोदी सरकार का, और जो पाकिस्तान का सेटअप है उसमें पाकिस्तान आर्मी को बरतरी हासिल है। मसलन कि इससे ज़्यादा बड़ी डिफ़ीट मेरा नहीं ख्याल कोई अफसर कर सकता था एक्सेप्ट, और इससे ज़्यादा शर्मिंदगी मोदी के लिए नहीं हो सकती थी, क्योंकि घर बैठे लोगों ने कहा यह मसला है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सवाल पे सवाल पूछी जा रही है मोदी से कि जनाब जंग में क्या हुआ बताएं, जंग में क्या हुआ बताएं, जंग में क्या हुआ बताएं। अब उनकी मजबूरी बन गई। तो मोदी सरकार भी समझदार है, ख़ुद सामने नहीं आ रही। इंडियन ऑफिसर्स को पोलिटिसाइज़ करते हुए उनको जलील करने को तैयार है। जब वो जलील होना शुरू हुए तो उन्होंने जवाबी वार शुरू कर दिया मोदी की सरकार के ऊपर कि जनाब फेलियर इनका है, शक्लें हमारी आगे की जा रही हैं। जब रैलियों के अंदर मोदी कहता है कि जनाब पाकिस्तानियों रोटी खा लो नहीं तो गोली तो है ही, तो तब लोग तालियां बजाते हैं। और जब एडमिट करना होता है कि हमें छितर पड़े हैं जंग में, तब वो फ़ौजियों को आगे कर देता है। डरपोक आदमी है, कोई मसला नहीं, अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन रियलिटी ये है कि इस पर्टिकुलर जंग ने पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन और पूरी फॉरेन नैरेटिव चेंज कर दिया है। दुनिया अब वेलकम कर रही है हमें। तो ये मोदी साहब की मेहरबानी है। उन्होंने पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, यूनिलैटरल डिसीजन लिया और पाकिस्तान जीत गया। तो मैं कहा ये आपको बताना ज़रूरी है कि लतीफ़े हो रहे हैं इंडिया के अंदर इस वक्त। ईरानियन आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को कॉल की है, कंग्रेचुलेट किया है सपोर्ट के लिए इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़। मेजर जनरल मुसावी ने कहा है कि इस्लामाबाद का प्रिंसिपल स्टांस और सॉलिडारिटी विद तेहरान बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दुनिया भर के सामने रखा ईरान के फेवर में, वो बड़ा हेल्पफुल रहा उनको सारे मामलात कंट्रोल करने में, और कैसे ऐतिहासिक हार उन्होंने दी है इसराइल को। इससे अब नज़र आता है कि हमारी रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ईरान से मरासिम बेहतर हो रहे हैं। अगर ईरान इसराइल का आउटकम इस तरफ जाता है कि पाकिस्तान और ईरान जॉइंट डिफेंस पे काम करना शुरू करते हैं, हम उनकी एयरफोर्स बोल्स्टर अप करते हैं, वेपन्स एक्सचेंज करते हैं, उनके मिसाइल प्रोग्राम को समझते हैं, तो भाई ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी विन है। और ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक हैं बल्कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बिफोर मेनलैंड पाकिस्तान। एक इंटरेस्टिंग वक़ूआ हुआ है, ये छोटा सा ही है लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। क्या कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस डे गुज़रा है और पीएम साहब ने उस पर रिमार्क किया है कि हमें जमहूरियत और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये लतीफ़ा आपने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कानून पास होना चाहिए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जमहूरियत की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस गद्दी तक पहुंचने के लिए जो अनडेमोक्रेटिक चीज़ें होती हैं उसके बाद ये चीज़ आपको जेब नहीं देती। इनफैक्ट जमहूरियत तो अब एक गाली बन गई है। कोई भी पॉलिटिशियन के मुंह से जमहूरियत निकलता है तो वो मेरे नज़दीक को माँ बहन की गाली ही होती है कि भाई तुम तो ये ना कहो, अच्छा नहीं लगता। जिस रास्ते से तुम स्विमिंग करके आए हो वो बहुत ही ख़तरनाक है जमहूरियत के लिए।
तो मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊं। वैसे पीएम शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार साहब को भी मिले। चौधरी निसार साहब बहुत एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, पिंडी इलाके के, PMLN के बड़े बड़े ओहदों में भी रह चुके हैं और सन 2019 में उन्होंने PMLN से अलहदगी कर ली थी। अब ये उनकी दोबारा एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन PM शहबाज ने जाके उनसे मुलाकात की है। वैसे मेरी अपनी असेसमेंट है कि चौधरी निसार की एज काफ़ी ज़्यादा होगी, उनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उस तरह वापसी शायद ना हो सके, लेकिन ये मुलाकात सिग्निफिकेंट है क्योंकि PMLN मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब में अब अपने मरासिम ठीक करेगी उन सियासतदानों से जिनसे उनके एक दफ़ा ताल्लुक़ थे। चौधरी निसार एक फ़ोर्स हैं पिंडी के अंदर। क्या वो PTI जितने स्ट्रॉन्ग है? नॉट एट ऑल। क्या एक ओपन और फेयर इलेक्शन में चौधरी निसार साहब PTI कैंडिडेट को हरा सकते हैं? प्रॉब्ली नहीं। लेकिन PMLN अब आहिस्ता आहिस्ता मूव्स बना रही है। PMLN एक ड्यूल पॉलिसी भी खेल रही है जहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है वो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रही है और उनके जो लीडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, वो ट्रंप की एलिजिबिलिटी फॉर नोबेल पीस प्राइज़ क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि नूरा कुश्ती की इंतहा होती है। पहले चलो PMLN और PPP करती थी, दो डिफरेंट फैक्शंस थे। अब PMLN अपने साथ ही नूरा कुश्ती कर रही है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, पार्टी के मेंबर्स कह रहे हैं कैसे हो सकता है ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिले, मुकद्दस इंस्टीट्यूट है UN और नोबेल की कमेटी, इसके अंदर ऐसे नहीं हो सकता तो वैसे नहीं हो सकता। पता नहीं हमें कितना बेवकूफ़ समझते हैं। कभी कभी ना मैं हैरान होता हूँ कि ये इनको लगता है शायद हम चलते चलते गिर जाते हैं। हम छोटे बच्चे हैं कि ऐसा खाना खा रहे तो हमारे मुँह से गिर रहा होता है बैग, हमें समझ नहीं है कि आप कार के आ रहे हैं। अजीब। और वैसे ये हमें समझाने के लिए ना कोई ख़बर नहीं चाहिए होती। जो भी इसको पढ़ता है ना वो कहता है क्या बात कर रहे हैं आप यार, आपका जो लीडर है, लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ गवर्नमेंट है, वो सारे कह रहे हैं उसको नोबेल पीस प्राइज़ दे दो। दुनिया कह रही है, जो आपके तज्ज़िया नगार हैं, जो PMLN के प्रो हैं, कि जनाब ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या गेम खेली है पाकिस्तान ने, और आप कह रहे हैं कि जनाब नहीं। वैसे जो ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब हैं, ये एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सदर भी हैं। बड़ी अजीब सी बात लगी, ठीक है, कि इतने आप दो बड़े ओहदे संभाल के बैठे हुए हैं और आप ये बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, इसमें भी कोई मेरा ख्याल है गहराई होगी जो मुझे और आपको समझ नहीं आ सकती। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। ओवरऑल दहशतगर्दी के मामला पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मई के अंदर हमने एक अपटिक देखा है नंबर ऑफ़ मिलिटेंट अटैक्स के अंदर। 2 इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के डूकी एरिया में। एक टेरर बिड रोक दी गई है पेशावर में जहाँ सुसाइड बॉम्बर था और उसको और उसके 2 साथियों को कत्ल कर दिया गया है। जो 85 मिलिटेंट अटैक्स रिकॉर्ड हुए हैं वो 81 थे अप्रैल में और 85 थे मई में, यानी कि 4 का इंक्रीज़ आया। इंसिडेंट्स के अंदर 113 फैटेलिटीज़ हुई हैं इंक्लूडिंग 52 सिक्योरिटी पर्सनल्स, 46 सिविलियंस, 11 मिलिटेंट्स और 4 मेंबर पीस कमेटीज़ के। महीने के अंदर 182 इंडिविजुअल इंजर भी हुए हैं। अब ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन होती है तो यहाँ पे दहशतगर्दी ज़्यादा हो जाती है। जब पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन वीक होती है दहशतगर्दी एकदम से रुक जाती है। अभी पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग बेहतर हुई जा रही है तो यहाँ पे राइज़ इन टेररिज्म भी साथ साथ हुई जा रहा है। थोड़ा सा अब हमें एक बचगाना पर्सपेक्टिव ख़त्म करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड भी होती है। जब आपका मुल्क किसी सीधी डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पर दहशतगर्दी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो BLA की हो चाहे TTP की हो, और वो टारगेट करते हैं आपके मेनलैंड एरियाज़ ताकि आपकी कोई भी मोमेंटम रोका जा सके। BLA हर दफ़ा चाइनीज़ वर्कर्स को क्यों टारगेट करता है? क्या चाइना ने हिस्टोरिकल ज़्यादतियाँ की हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ? नहीं, वो तो रियासत पाकिस्तान ने की हैं, लेकिन वो चाइना को इसलिए टारगेट करता है कि वो चाहता है पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप ख़राब हो।
BLA दहशतगर्द तंजीम है और ये इंतहाई घटिया दहशतगर्दों वाली हरकत है, लेकिन वो तब एक्टिव होते हैं जब आपकी जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। चाइना यहाँ पे नई वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है। अभी चाइना ने $3.4 बिलियन के लोन्स का रोल ओवर भी किया है पाकिस्तान के लिए कि चलो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तगड़ा रहे, आपको इश्यूज़ ना आए। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर BLA की दहशतगर्दी बढ़ जाती है। जब TTP पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप की नॉर्मलाइजेशन देखती है तो फिर उनको घर कोई नहीं मिलता। पहले पाकिस्तान उन्हें यूज़ करता था, फिर अफ़गानिस्तान, वो फिर इश्तियाल पे आ जाते हैं, फिर वो तपते हैं, फिर वो दहशतगर्दी स्टार्ट करते हैं। तो इस फितना के ख़िलाफ़ हम सबको मुश्तरका होकर लड़ना है। ओवरऑल फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल अगर हम देखें जो इंतहाई खौफनाक रही है, और मैं समझता हूँ कि एक सिस्टमिक फेलियर था इसके अंदर, और जो इसके ऊपर एक पोलिटिसाइज्ड बहस चल रही है जहाँ पे PTI आके स्टूपिड बयानात दे रही है, चाहे वो CM साहब खुद हों अली अमीन, चाहे वो सलमान राजा साहब हों, इंतहाई अफसोसनाक है। और आज का इंसिडेंट कंपेयर करना लाहौर के किसी 2 साल पुराने इंसिडेंट से कम्प्लीटली इनकरेक्ट है कि अगर मिसाल के तौर पर लाहौर के अंडरपास फ्लड हो जाते हैं बारिशों से तो वो भी गलत है, और जो स्वात में हुआ है वो भी गलत है। आप दोनों को छितर पड़ने चाहिए इस काम के लिए, लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता कि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और की गलती आइडेंटिफाई कर दें। ये अजीब सियासत है कि भाई अगर आप PTI को क्रिटिसाइज़ करें तो आप बिग गए हैं, आप उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करें तो आप यूथी हैं। बंदा जाए तो जाए कहाँ? वही बात है ना, ये सारे मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब 45 लोग पूरे मुल्क में शहीद हो गए इन बारिशों की वजह से। 13 फैटेलिटीज़ मानसून डाउनपोर से पंजाब में हुई हैं, 11 सिंध में और बलूचिस्तान में हुई हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे सिस्टमिक फेलियर्स हैं। अभी KP गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया कि सवात पे हम होटल्स को जो हैं बने हुए रिवर बेड पे लीगली उनको ख़त्म कर देंगे। आपको साल पहले नहीं पता था, 2 साल पहले नहीं पता था, 3 साल पहले नहीं पता था। हर 3 से 4 साल बाद ये रेडें होती हैं, मरी में होती हैं, KP में होती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में होती हैं, वो होटल दोबारा बन जाते हैं, एग्जैक्ट उन्हीं जगहों में बन जाते हैं। ये कैसे हो रहा है भाई? पैसे खा रहे हैं आप, और कोई वजह नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पैसे खा रही है, आपका लोकल सियासतदान पैसे खा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में लोग पिट उठे हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो अपना काम नहीं कर रही। रिवर्स के अंदर बाकायदा कचरा फेंका जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। फ़ाइन ठोक देंगे, थोड़ा सा डांट देंगे, होटल बंद कर देंगे, फिर खोल देंगे। तो आप टूरिज़्म इंक्रीज़ करें पर सस्टेनेबल तरीके से करें। और KP गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि सवात रिवर पे ये हुआ है। 1 घंटा वो लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे कि कोई रेस्क्यू वर्कर आएगा, नहीं आ सके। ना हेलीकॉप्टर पहुँच सके, ना पुलिस फोर्स पहुँच सकी, ना कोई रेस्क्यू वर्कर पहुँच सका, ना टूरिज़्म पुलिस पहुँच सकी। तो ये फेलियर है। हमें क्यों प्रॉब्लम होती है एडमिट करने के लिए दैट वी हैव फेल्ड? हम एडमिट करें, इस्तीफ़े दें, उन लोगों को कॉम्पनसेट करें, दोबारा इस प्रॉब्लम को करना करने दें। हर चीज़ एक अटैक तस्वर कर ली जाती है पार्टी की सालमियत पे। जो वहाँ पे लोग टूरिज़्म करने गए थे, मैं यकीन से कहता हूँ वो शायद PTI वोटर हों, क्योंकि 4.5 करोड़ वोट आपको पड़ा है। वो इस नीयत से गए थे कि अपनी फैमिली के साथ टूरिज़्म करेंगे। अगर इररिस्पॉन्सिबल था उनके पार्ट पे कि वो रिवर के जाके साथ तस्वीरें खींचे, तो आपकी पेट्रोल पुलिस कहाँ पे थी जिन्होंने ये रोकना होता है? नहीं थी ना, उन्होंने गलती कर दी। अब जो बंदा गलती करेगा उसको हम लावारिस छोड़ देंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? हमने क्यों नहीं किया रेस्क्यू ऑपरेशन? KP गवर्नमेंट क्या है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हम कैसे करते? तकाजा करें फेडरल से। और इतना टाइम था कि आप किसी और सूबे या किसी और आप फेडरल कैपिटल से जहाज़ उड़वा के वहाँ जा सकते, हेलीकॉप्टर की मत की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं किया गया। प्रायोरिटी नहीं है ना यार। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब इमरान खान साहब की बहन एक जगह फंसी हुई थी तो क्या हेलीकॉप्टर उड़ के उनके लिए नहीं आया था? तो ये सियासी प्रॉब्लम नहीं, ये क्लास प्रॉब्लम है। वो तो एक बहादुर आदमी ने बचा लिया था कुछ अर्सा पहले, बलूचिस्तान के अंदर जो हुआ था, बहादुर आदमी ने अपने ज़ोर बचा लिया था, लेकिन वो भी गरीब थे, मारे जाते, किसी को फ़र्क नहीं पड़ना था। असल मैं आपको आज ही आप डॉन का अखबार उठाएं, डॉन का, ठीक है, उसके ऊपर सिंध पंजाब जो ऑनलाइन होता है, सिंध पंजाब KP और बलूचिस्तान का आप पढ़ें, कितनी ऑनर किलिंग्स हुई हैं। आज
के दिन जो रिपोर्ट हुई है। बच्ची को ईव टीजिंग कोई कर रहा था, कैट कॉलिंग कर रहा था, फिर शादी का प्रपोजल भेजा, उसने मना किया, उसको गोली मार के मार दिया। तो मेरी और आपकी जान तो जाना कॉमन सी बात है। तो ये जो लोग मरे हैं इसको सीधा ट्रीट किया गया, उस पर सियासत करी जा रही। क्या ज़रूरत है भाई, हमारी हैसियत ही कोई नहीं रही। तो अगर हमें एक्सटर्नली इज़्ज़तें मिल रही हैं, उन इज़्ज़तों को हम अवेल कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते इंटरनली तो लोगों पर रहम खाएं। अजीब एटीट्यूड है। अच्छा, एक और तरफ ही कहानी चल पड़ी, क्योंकि वो बंदे सियालकोट से गए हुए थे, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब से आपका टूरिस्ट गया था आपकी इकॉनमी बेहतर करने, आपने उसका ध्यान नहीं किया। यार हम पाकिस्तानी टूरिस्ट पाकिस्तान के इलाके में गया था, प्रोविंस की गवर्नमेंट ने फेल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। दिस इज़ नॉट अ पंजाबी पठान बलोच इशू। ये एथनिक लाइन्स छोड़ दें। कब तक आप लोगों को एथनिक लाइंस पे गुमराह करेंगे, पार्टी लाइंस पे गुमराह करेंगे? इट इज़ अ क्लास प्रॉब्लम कि एक गरीब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गए थे, वहाँ की गरीब पुलिस ने उन गरीबों का दिफा नहीं किया। बस वल्लाही हम ये चीज़ें क्यों करते हैं? सरकार ने 35 रुपया पीटीवी की फ़ीस स्क्रैप कर दी बिजली के बिलों से, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना ही आपके बिल को कोई मेजर फ़र्क पड़ेगा, ना ही पीटीवी की फंक्शनिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो पीटीवी के सालाना पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो कहीं और से जनरेट किए जाएंगे। लेकिन ये ख़बर दे के आपको फिर गुमराह करने की कोशिश की गई। इससे ज़्यादा वक्त इस खबर पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी अहमियत भी उतनी ही है जितनी पीटीवी की मेरी और आपकी ज़िंदगी में। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसका हमने आपको बताया था कि 50% इंक्रीज़ हो रहा है फिक्स्ड गैस चार्जेस में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। अब वो रेट्स फाइनल हो गए जो हमने आपको बताए थे कि 400 से 600 हो गया है प्रोटेक्टेड कैटेगरीज़ का, और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज़ का 1000 से 1500 हो गया है। तो लो जी, महंगाई मुबारक हो आपको। सरकार ने जो सालाना टारगेट रखा है इस बार बजट में 86 बिलियन रुपीज़ का, जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन से करनी है, उसमें से मेजॉरिटी जो है उन्होंने रूजवेल्ट होटल की सेल से निकालना है, जो लगभग $100 मिलियन से करीब बताई जा रही है। और ये जॉन्स लैंग लसाल कंपनी है जिसने होटल की इवैल्यूएशन की है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है इनहेरेंट। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं अच्छा रहा इवैल्यूएशन करवाने का चीज़ों का। वो चाहे जरदारी साहब के दौर में सबमरीन्स की इवैल्यूएशन हो जो हमने ख़रीदनी थी, वो चाहे नवाज शरीफ साहब के दौर में हो जब IPPs की पॉलिसीज़ बननी थी। तो जब हम इवैल्यूएशन किसी इंटरनेशनल कंपनी से भी कराते हैं तो बिल्कुल ना ये सोचिएगा कि वो करप्शन फ्री होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पैसे लेती हैं, फेवरेबल रेटिंग्स बनाती हैं। छोटी सी इसकी मिसाल देते हैं, लीमन ब्रदर्स क्रैश से पहले AAA रेटिंग थी उसकी, यानी जो ऑडिटिंग रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने उसको बेहतरीन रेटिंग्स दी हुई थी बताने के लिए ये बैंक्स बिल्कुल सेफ़ है। तो एक मिली भगत होती है। अब रूजवेल्ट होटल की अगर कुल मालकियत $100 मिलियन है, तो मेरा ख्याल है कि तो पाकिस्तान में जितने भी बड़े सेठ बैठे हैं वो जाके ख़रीद लेंगे। उसका जो मंथली रेवेन्यू रिटर्न होना चाहिए वही इनसेन है। तो बहरहाल सरकार ने कह दिया है कि उसका ये रेट है, क्या कह सकते हैं। वैसे अगर उसको $100 मिलियन का भी बेच लें तो बड़ा मुआवजा होगा, क्योंकि जब हम PIA बेचने गए थे, जो आगे से ऑफ़र आई थी, तो फिर वो तो इवन PIA की हंसी छूट गई थी। सरकार भी मजबूर होगी, कहती कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपको 20% कम कीमत दे देते, आपने तो बिल्कुल ही कौड़ियों के मूल्य लेने की कोशिश की है। हालांकि PIA का जो डेट था वो वहाँ से निकाल के, PIA इदारे से निकाल के एक और जगह प्लेस कर दिया गया था ताकि PIA प्रॉफिटेबल शो। अब बताया जा रहा है कि PIA शायद अपने पैरों पे खुद भी खड़ी हो सकती है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग जो PIA का इदारा चलाते रहे हैं बता रहे हैं यार हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इंडिपेंडेंटली भी चला सकते हैं, ये एक डूएबल पब्लिक सर्विस है जो हो सकती है। PTCL के केस में तो हमने बकायदा देखा था कि चलती चलाती ऑर्गेनाइजेशन को हमने टोटो में बेच दिया था, वो तो प्रॉफिटेबल भी थी। इस पर हम वीडियो भी पहले बना चुके हैं। तो लेट्स सी रूजवेल्ट होटल की सेल कैसे होती है। ये PIA की सेल, रूजवेल्ट होटल की सेल और प्राइवेटाइजेशन की जितनी स्कीमें एक साल में आनी है ना, ये बेपनाह स्टोरीज़ हैं हमारे लिए। ये एक दास्तान अपनी रकम होगी फ्रॉड की। हिस्टोरिकली भी जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुई है तो बड़े बड़े वेल्थ क्रिएट किए गए हैं, नवाजा गया है लोगों को, चाहे वो बैंक्स का ऑक्शन हो जिसके अंदर लोगों को नवाजा कहता है। 12 ये हमारा मुल्क है, क्या कर सकते हैं। ECC ने ग्रीन लाइट कर दिया हाइक इन गैस प्राइसेस फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड पावर प्लांट्स। पहले इंडस्ट्री और पावर प्लांट बहुत चल रहे थे, पहले ही आपको सारी चीज़ें फ्री मिल रही थी, तो सरकार ने कहा क्यों ना इन पे कोई ना कोई इंक्रीमेंट डाल दिया जाए। 10% इंक्रीज़ इन गैस प्राइस फॉर बल्क कंज्यूमर्स। अच्छा, आपको ये समझना होगा आपकी इंडस्ट्री की जो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो पावर रिलेटेड होते हैं। जो भी चीज़ उसको जनरेट करती है पावर, गैस हो सकती है, बिजली हो सकती है, तेल हो सकता है। जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो इंडस्ट्री वायबल नहीं रहती। आपका सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है,
जो आपके लोगों को रोज़गार देता है। नंबर 1 पे एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के साथ तो जो गवर्नमेंट ने किया सो किया, ओवरऑल आपकी हर मेजर क्रॉप के अंदर शॉर्टफॉल क्रिएट हो रही है, यानी कि कोई 18% डाउन है, कोई 15% डाउन है, कोई 5% डाउन है। इंडस्ट्रीज़ जो काफ़ी बड़ी हिट ले चुकी हैं 3 साल में, उन पे ये मज़ीद हिट डाल दिया गया। बजट में कोई रिलीफ नहीं था टैक्सेशन की मद में, बजट में कोई पॉलिसी नहीं थी रिलीफ की इन टर्म्स ऑफ कि हम किस तरह आपको सब्सिडाइज़ करेंगे या सपोर्ट करेंगे। बिजली भी इंक्रीज़ कर दी गई और गैस की प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी गई। तो बिज़नेस इन पाकिस्तान फॉर द नियर फोर्सिबल फ्यूचर उसका वाइबल नहीं लग रहा। हाँ, असेंशियल कमोडिटीज़ का बिज़नेस चलता रहेगा, वो आपकी मेरी मजबूरी होती है ख़रीदना, तो वो प्राइस पैक इन होकर हमें मिल जाएगी। जिस तरह फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने किया फार्मर के साथ, फर्टिलाइज़र आपकी मजबूरी है, उन्होंने प्राइस पैकिंग की, माल आपको दिया, आपकी मजबूरी थी लेना। उसी तरह खाने पीने की अशिया आपकी मजबूरी हैं, वो आपने लेनी ही लेनी है, तो प्राइस पैकिंग उसमें भी हो जाएगी। लेकिन जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, वो तबाह हो जाएंगी। आप खुद एज ए कंज्यूमर वो छोड़ देंगे, जब वो महंगी होंगी तो वो इंडस्ट्रीज शट डाउन हो जाएंगी, तो इकॉनमी में बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा। द ECC रिव्यूड एंड अप्रूव्ड मल्टीपल टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स TSGs फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग 15.839 बिलियन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 829 बिलियन एंड 1774 बिलियन फॉर द फाइनेंस डिवीजन फॉर डेट रीपेमेंट्स। हम अभी तक उस साइकिल से ही नहीं निकल पा रहे कि हम लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करें। एक तरफ हम टैक्सेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री पे, दूसरी मद में हम लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाई जा रहे हैं। यानी सरकार बेसिकली क्या कर रही है, रोज़गार ख़त्म कर रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है सरकार के लिए, और फिर अपनी स्कीमें लॉन्च कर रही है लोगों को रोज़गार देने के लिए कि आप सरकार के साथ जुड़ जाएँ। ये क्लासिक टूल होता है वोट बैंक ख़रीदने का। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्री मनी देता है हर महीने, लेकिन उन लोगों को वो एजुकेशन नहीं देगा, उनको पैसे दे देगा कि उस पैसे के साइकिल में वो फंसे रहें, हमारे मातहत रहें, और हम कैसे हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट देते हैं। उसी तरह लार्ज स्केल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अब लॉन्च की जा रही हैं। एक और गवर्नमेंट पॉलिसी है जिससे हम इत्तेफाक करते हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, जो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, अपना मीटर अपनी रीडिंग। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हमारे जो मीटर रीडर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, वो तोन के चोरी करते हैं और बेवकूफ़ी करते हैं, और सरकार से भी चोरी करते हैं। खुद आपको मल्टीपल मीटर्स लगा के देंगे, मीटर रीडिंग्स गलत करेंगे, मीटर रिवाइंड कर देंगे, कुंडों के थ्रू ऑपरेट करेंगे। अब डिजिटल अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत आप वो मीटर्स इंस्टॉल करें तो सरकार की भी सेफ़ साइड होती है, बिजली कलेक्शन की भी सेफ़ साइड होती है, और मीटर रीडर आप एज ए कंज्यूमर के साथ चीट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पाकिस्तानी कौम पे यकीन है हम इसका भी को हल ढूंढ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिएशन होती है आइडियाज़ की, ये अकेले सिविलियन नहीं कर रहा होता, ब्यूरोक्रेसी में आपकी मदद कर रही होती है। कहते सर ये चोर दरवाज़ा हमने इसके अंदर रखा हुआ है, तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अल्लाह रहम करे जी हम सब पे, हमारे हाल पे। थोड़ा सा जी हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आएंगे कि ज़रूरी होता है कवर करना। इजरायली कोर्ट ने संडे को पोस्टपोन कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू की पेशगी एक करप्शन ट्रायल के केस के अंदर। डिले की रिक्वेस्ट की थी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी उन्होंने सिर्फ डिले की नहीं, केस थ्रू आउट की भी। यानी कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो अकेले पाकिस्तान में नहीं होता, वो इसराइल में भी चलता है, वो दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में चलता है। ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट विल नेवर स्टॉप, ये ईरान के UN एम्बेसडर ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर नेगोशिएशन नहीं होती, लिहाजा हम कभी भी अनकंडीशनल सरेंडर को शर्त बना के अमेरिका से नेगोशिएट नहीं करेंगे। इंडिया ने 100 से ज़ायद मुसलमानों को वापस बांग्लादेश भेज दिया, और ये उन्होंने किया ट्रायल के बगैर। उन्होंने इन इंडिविजुअल्स को डिपोर्ट किया एज अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, और मोदी की जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उसने ये अपना स्ट्रिक्ट स्टांस मेंटेन किया है। तो आपको नज़र आ गया कि दुनिया की एक सुपर पावर उभरती हुई कितनी कोई इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त कर सकती है। इससे बेहतर तो पाकिस्तान है जो साला साल अफ़गान मुजाहिदीन को, अफ़गान सिटीज़न्स को, ईरान सिटीज़न्स को और दुनिया भर के मुसलमानों को पनाह देता रहा है। यहाँ पर नाइजीरियन मुसलमान, इथियोपियन मुसलमान, फ़लस्तीनी मुसलमान, इजिप्शियन मुसलमान जो इलाकों से तंग थे यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो उस बनस्बत इंडिया ने ये स्टूपिड हरकत की है। ज़ुरान ममदानी ये एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल, बल्कि हमारी टीम भी कहती है कि सर ये बहुत पॉपुलर है यूथ पे, इस पर ज़रूर को बात करें। इनकी पॉलिसी पोजीशन पे तो इंशाल्लाह हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त राइज़ हो गया है एंटी मुस्लिम हेट के अंदर इनके सिर्फ इलेक्शन जीतने से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इनके पोलिटिकल कैंडिडेट कोमो साहब ने की थी कि उन्होंने बाकायदा कंपनियों को पैसे दिए थे कि तस्वीरों में ममदानी साहब की दाढ़ी को आप ज़्यादा डार्कर शो करें और ज़्यादा बड़ा शो करें।
वो बेसिकली जो ट्रिगर्स होते हैं अमेरिकन सोसाइटी के, किसी वो दाढ़ी वाले बंदे को देख लें तो उस पर प्ले अप ऑन करें और इस्लामोफोबिया को उजागर करें। पूरी दुनिया में सियासत के अंदर ना ये हथकंडे घटिया फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक क्लासिक फार्मूला है कि सियासतदान इस्लामिक टच दे और उसके मुखालफिन कहें कि ये इस्लाम दुश्मन है। ये बड़ा पुराना हम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिक टच होता है ज़ातियात पे आ जाएं, किसका किस साथ अफेयर चल रहा है। तीसरा होता है कि जो चीज़ें प्रूव नहीं होती उनको एज सच सामने पेश कर दिया जाए और उस लाए को रिपीट किया जाए जितनी मज़ीद दफ़ा हो सकता है। तो ये अमेरिका में भी होता है, दुनिया भर में होता है। ओवरऑल देखें तो इंडिया का जो ये शर्मनाक लॉस है इन रीसेंट टाइम्स, ये एक शिफ्ट भी दिखाता है। 10 से 15 साल अमेरिका ने बहुत इंडिया की बैकिंग की है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने रखा था काउंटर करने के लिए चाइना को। मुख्तलिफ CEOs भी अपॉइंट किए, बड़े बड़े दौरे भी किए, बड़े बड़े वादे भी किए, इंडस्ट्रीज़ ही मूव करने की ख्वाहिश दिखाई। लेकिन जो पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर करके दिखाया है, उसके बाद अब दोबारा ग्लोबल सुपर पावर सोच रहे हैं कि जो इंडिया को हम इतनी पजीराई दे रहे हैं, क्या ये देनी भी चाहिए कि नहीं। इंडिया की आर्मी ने खुद एडमिट किया कि उनका जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उनके फेलियर्स की वजह से वो एज अ प्रॉपर यूनिट कॉम्बैट नहीं कर पाते। इसने पूरी की पूरी जो नैरेटिव है वो फ्लिप कर दिया अपने सर के ऊपर। ईरान पाकिस्तान से मरासम बना रहा है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से मरासम बना रहा है, चाइना के तो मज़ीद गहरे हो गए हैं। मिडल ईस्ट दोबारा से पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देख रहा है। कुवैत ने आपके साथ दोबारा मरासम बनाना शुरू कर दिए, UAE आपकी तरफ पॉलिसी चेंज कर रहा है, सऊदी अरेबिया आपको अपने छतर छाया में दोबारा लेना चाह रहा है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए गुड ही गुड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली आपके ही फील्ड मार्शल को बुलाया और उसकी तारीफ़ की बाद में भी कि वो बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहा है। तो यानी कि दुनिया अब पाकिस्तान को डिफरेंटली व्यू कर रही है। अगर इंटरनली बात करें तो हमारे सियासतदान इतने बचगाना और इतने घटिया हो चुके हैं कि लोग जहाँ पे सैलाब से शहीद हुए हैं उस पर सियासत खेल रहे हैं, और PTI ने तो बहुत ही बेवकूफ़ाना मौक़िफ़ दिए। और मुझे कोई शर्म या आड़ इसमें महसूस नहीं होती ये कहते हुए कि ये उनको नहीं देने चाहिए थे। ज़िम्मेदार आदमी वो, और मिसाल आप कायम करें। हमने 13, 14, 15 साल सुना कि PTI डिफरेंट जमात है, उनकी सोच डिफरेंट है, और नून लीग और PPP दकियानूसी जमातें। और मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, नून लीग और PPP दकियानूसी जमातें जो मारूसी सियासत पर रिलाय करती हैं। अगर PTI डिफरेंट जमात है तो मेरी तवक्को ये थी कि इस हादसे के तहत PTI के डिफरेंट मिनिस्टर्स खुद रिज़ाइन देते और PTI के नए मिनिस्टर सामने आ जाते, कहते हमारी फेलिंग है। तो एक मिसाल कायम हो जाती पाकिस्तान के अंदर एक करना के, ताकि जब कभी पंजाब में कोई प्रॉब्लम होती, सिंध में कोई प्रॉब्लम होती, बलूचिस्तान में होती या फेडरल में होती, तो लोग कहते कि जनाब फ़लाँ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था गलती पे, आप भी रिज़ाइन करें। लेकिन ये लोग तैयार ही नहीं है। कुर्सियों से इतनी मोहब्बत है। अली अमीन गंडापुर साहब CM कम है और PTI की रैली लीड करने वाले ज़्यादा हैं। तो जो लाखों वोट उनको KP से पड़े हैं, उन लोगों के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे और सिर्फ धरने जुलूसों की बात करते हैं, भड़के मारते रहते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो अनइलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं, जिनकी पंजाब में शायद विक्ट्री नहीं थी, वो प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही हैं। कोई उनसे सवाल यही नहीं पूछा कि जनाब इसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो हर कोई अपनी गद्दी से प्यार करता है, अवाम से कोई प्यार नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि सियासतदान अवाम से प्यार करें तो अवाम को फिर अपना डिस्प्लेजर उनको देना चाहिए और क्रिटिसाइज़ करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस। मैं उम्मीद करूंगा जितने साथी PTI को पसंद करते हैं वो PTI के करंट फेलियर्स को रिकग्नाइज़ करें। जितने साथी नून लीग को पसंद करते हैं वो अंडरस्टैंड करें जो एक्सेसिव स्पेंडिंग मरीम साहिबा करें, इसके पैसे जनाब मैंने और आपने हमारे बच्चों नहीं देने, और हम मिल के पाकिस्तान को बेहतर करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।